पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कामदेव सिंह को पकड़ने में रामचंद्र खान का पहला प्रयास असफल रहा। अब आगे दोस्तों, यह सन 1977 के आसपास की बात है जब आईपीएस रामचंद्र खान कामदेव सिंह को पकड़ने के प्रयास में असफल रहे थे। उसके बाद आने वाले 2-2.5 साल तक कामदेव सिंह के खिलाफ किसी भी तरह का बड़ा कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन रामचंद्र खान के अंदर बदले की आग जल रही थी। अन्य किसी नेता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। साल था 1980 का और जनवरी के महीने में सभी ने मिलकर फिर से कामदेव सिंह के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद यह तय किया गया कि पुलिस की बजाय सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को इस ऑपरेशन में लगाया जाए, और हुआ भी यही। लेकिन इस बार जो नायक था वह बदला हुआ था। उनका नाम था एसपी रणधीर वर्मा, और उन्हीं के नेतृत्व में कामदेव सिंह के खिलाफ एसपी रणधीर वर्मा को उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का टास्क दिया गया। कामदेव सिंह के खिलाफ दोबारा मुहिम इसलिए भी छिड़ी थी क्योंकि पिछले 3 सालों में कामदेव सिंह ने लगभग 10 बड़े कम्युनिस्ट नेताओं को नेपाल से ही अपने आदमियों के जरिए मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी बात, अब पहले की तरह सत्ता का संरक्षण कामदेव सिंह पर नहीं था, लेकिन 1980 तक कामदेव सिंह का वर्चस्व कायम था, जो कि उन्हें वास्तव में किसी सत्ता के संरक्षण की आवश्यकता भी नहीं थी। एसपी रणधीर वर्मा कामदेव सिंह को पकड़ने के लिए आईपीएस रामचंद्र खान से मिले और उन्होंने पूरे केस की स्टडी की। जो भी छोटी मोटी भूल चूक रामचंद्र खान से हुई थी, रणधीर वर्मा ने उन सभी को सुधारते हुए ऑपरेशन को रिस्टार्ट किया। फिर से कामदेव सिंह के ठिकानों पर दबिश दी जाने लगी, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर जब पुलिस दबिश देने के बाद थोड़ा शांत पड़ गई तो मार्च के अंत में कामदेव सिंह बेगूसराय आया था। बेगूसराय उसके आसपास के क्षेत्रों में जब कभी कोई फंक्शन होता तो कामदेव सिंह को क्षेत्रीय जनता जरूर बुलाती थी, क्योंकि उस क्षेत्र में कामदेव की जो छवि थी वह एक भगवान के रूप में थी। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य होता तो उन्हें जरूर बुलाया जाता था। कुछ दिन बीतने के बाद एसपी रणधीर वर्मा को अपने किसी मुखबिर का इनपुट मिलता है कि कामदेव सिंह इस समय बेगूसराय में ही मौजूद है। रणधीर वर्मा इस बार यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वह 18 अप्रैल 1980 के दिन बेगूसराय में एक गरीब लड़की की शादी थी, जिसका खर्च खुद कामदेव सिंह उठा रहे थे। वह शाम का समय था। पहरेदारी के लिए एक लड़के को एक ऊंचाई के स्थान पर खड़ा किया गया था, लेकिन इस बार एसपी रणधीर वर्मा ने अपनी सीआरपीएफ टुकड़ी के साथ दिन की बजाय रात में दबिश देना उचित समझा था, क्योंकि कामदेव सिंह के गिरोह के एक सदस्य ने इस बात की मुखबिरी कर दी थी कि रात में सब चहल पहल में व्यस्त होंगे और वही सही समय है। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई बाहुबली या अपराधी का इनकाउंटर हुआ है तो उसकी मुखबिरी उसके बहुत ही खास और करीबी व्यक्ति ने ही की है। आगे मैं आपको अन्य अपराधियों की कहानियाँ सुनाऊंगा तो उनमें भी आप देखेंगे कि उनको मरवाने वाला उनका ही कोई अपना था। ठीक ऐसा ही कामदेव सिंह के साथ हुआ था। जिस पर कामदेव सिंह सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, उसी ने ही पुलिस को उनकी मुखबिरी दी थी। लगभग शाम के 6 बजे का समय था। अंधेरा होने लगा था और वहीं एसपी रणधीर वर्मा अपनी सीआरपीएफ टीम के साथ धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जिस लड़के को पहरेदारी के लिए खड़ा किया गया था। अंधेरे के कारण वह सीआरपीएफ टीम को डिटेक्ट नहीं कर पाया और इधर एसपी रणधीर वर्मा ने 3 तरफ से उस स्थान को घेर लिया था। जब तक कामदेव सिंह को इस बात का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आनन फानन में उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ सीआरपीएफ के जवान उनको भी घेर चुके थे। अगर निकलने का कोई रास्ता था तो वह थी गंगा नदी। धीरे धीरे सीआरपीएफ के सिपाही और एसपी रणधीर वर्मा नज़दीक आते जा रहे थे। कामदेव सिंह ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और गंगा नदी की ओर भागे। तब तक उन्हें दोनों तरफ से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी थी। कामदेव सिंह ने पुल के ऊपर से गंगा नदी में छलांग लगाने की कोशिश की,
लेकिन तब तक सीआरपीएफ की टीम ने उन पर गोलियां चलाईं। गोली उन्हें लगी या नहीं, लेकिन गंगा नदी में कूदते वक्त उनका शरीर का बैलेंस बिगड़ा और वे कूदने की बजाय उसमें जा गिरे। इसके बाद सीआरपीएफ की टीम उसी स्थान पर आकर देखने लगी। बहाव काफ़ी तेज था और रात में उन्हें ढूंढना संभव नहीं था। तब तक वहां आसपास की जनता एकत्रित हो चुकी थी और वहां के लगभग सभी लोग बिल्कुल अवाक थे, अचंभित थे कि ये क्या हो गया। अगले दिन सुबह कामदेव सिंह के मृत शरीर को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आईं वह यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उनके शरीर में अंदरूनी घाव हो गए थे, पैरों के तलवे फटे हुए थे, शरीर के अंदर कई जगह खून का रिसा हुआ था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर कामदेव सिंह की शव यात्रा निकाली गई। उस समय कामदेव सिंह की शव यात्रा में जितने लोग एकत्रित हुए थे वह किसी बड़े नेता की रैली में भी आपको नहीं मिलेंगे। लगभग पूरा बेगूसराय से लेकर बहुत दिग्गज हस्तियां कामदेव सिंह के शव यात्रा में शामिल हुई थी। उसके बाद जब एक पत्रकार वहां का माहौल जानने के लिए वहां के लोगों के पास इंटरव्यू के लिए गया तो बेगूसराय में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। जिनसे भी उस पत्रकार ने बात की उन सब ने यही कहा कि हमारा भगवान चला गया, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। कोई बीमार होता था, किसी को कोई तकलीफ होती थी तो सम्राट ही देखते थे, अब यह सब कौन करेगा। वहाँ के लोगों की बातें सुनकर उस पत्रकार को भी रोना आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ जाता है। वह लोग कामदेव सिंह के जाने से इतने दुखी थे, उन सभी का सर्वस्व एक स्वर में कहना था कि हमें पता नहीं कि वो अपराधी थे या कुछ और, लेकिन हमारे लिए भगवान थे और हमेशा रहेंगे। वे भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन हमारे दिल में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। उन लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद पत्रकार महोदय उनके बेटे के पास गए और उन्होंने जो पत्रकार को उससे बताया वह आज भी एक आश्चर्य की तरह है। कामदेव सिंह के बेटे का कहना था कि उनके पिता का इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की गई थी और वह भी दिन में उन्हें मारकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था। मेरे पिताजी अपराधी नहीं थे, वे व्यापारी थे। जिस समय वे गांजे की तस्करी करते थे उस समय गांजा बिहार में इलीगल नहीं था। इसके साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भी सत्ताधारी हैं वही मेरे पिता की हत्या में सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या बताया। दोस्तों, आज कामदेव सिंह का एनकाउंटर हुए इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी बेगूसराय में कामदेव सिंह उसी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। आज के समय में कामदेव सिंह के बेटे के पास रॉयल एनफील्ड का शोरूम है और बेगूसराय में ही एक केडीएम होटल है जो कि कामदेव सिंह के नाम पर ही बना हुआ है। उनका बेटा आज बिहार की राजनीति में भी सक्रिय है। तो दोस्तों, यह थी आज़ाद भारत के पहले बेगूसरैया डॉन कामदेव सिंह की कहानी, जिसका जन्म माँ गंगा की गोद में हुआ और अंतिम सांसें भी उसी गंगा माँ की गोद में समा गईं। जिसकी कहानी एक गाड़ीवान से डकैत और उसके बाद तस्कर सम्राट और एक रॉबिन हुड की तरह उसकी छवि आजीवन रही। और आज भी कामदेव सिंह के बारे में कहा जाता है कि जो हैसियत कामदेव सिंह ने हासिल की वह आज तक किसी बाहुबली की नहीं हुई। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी अपराधी का महिमा मंडन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज के समय के लोगों को यह बताना है कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं यह वास्तव में बहुत ही सुकून और समृद्धि का दौर है। इन बातों को हम सिर्फ किस्से कहानियों में सुन रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि उस समय के लोगों के बारे में जिन्होंने इन्हें अपनी आंखों से देखा होगा, महसूस किया होगा और उस खौफ के बीच अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी। आशा करता हूँ यह सत्य घटना आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और मैं जल्दी ही मिलूँगा भारत के एक और कुख्यात अपराधी की सत्य गाथा लेकर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।